हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो वीडियो है ये है तीसरा वीडियो है साइंस का। तो इससे पहले देखिए फिजिक्स के जो है 2 वीडियो आ चुके थे, वो मैंने जो है नाइट में डाल दिए थे लगभग। उसमें देखिए लगभग 17 से 18 टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुके थे उसमें। ये इसमें जो हम हैं बायोलॉजी के इसमें चैप्टर करेंगे, लगभग 7 से 8 इसमें जो है चैप्टर कर देंगे। और सेकंड वीडियो देखिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो सेकंड वीडियो जो है मैं जल्दी उसको भी डाल दूंगा। और फ्रेंड्स देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्लियर कर दूं। आप देखिए सबसे पहले तो अपना एक बुक्स ले लीजिए, आप जिस भी ग्रुप से हो, एग्रीकल्चर से हो, कॉमर्स से, आर्ट से या साइंस से हो। तो सबसे पहले आप ग्रुप देखिए, ग्रुप का बुक्स ले लीजिए। उसके बाद आप जो है उसमें अपना ग्रुप का क्वेश्चन देखिए कौन सा आता है। और कंपलसरी में जो क्वेश्चन आता है, अभी भी काफी सारा डाउट्स है, साइंस वाले सोच रहे हैं कि हमें जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, फर्स्ट पेपर जो है उसमें ये सब चीजें आती है, तो साइंस वालों को ये सब चीजें करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। और आर्ट्स वाले सोच रहे हैं कि हमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में जो है वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से भी 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जो है सभी करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं जो है थोड़ा सा इसको वीडियो को तेजी से बताऊंगा। तो आप देखिए केवल एक बार सुनते जाना है, आपको जो है लगभग यहाँ पे 80 से 90% जो है आपका क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाएगा वीडियो को देखते ही देखते। तो इसमें जो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है बायोलॉजी में, वह है जीव विज्ञान की उपशाखा। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा यहाँ से। देखिए इसमें जो सबसे पहले जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या है? जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो है जीवित मृत जानवरों का जो है अध्ययन किया जाता है। और जंतु विज्ञान जो है जीव विज्ञान की ही एक प्रमुख शाखा है। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो यह है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। देखिए यहाँ पे इसके आगे देखिए ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी यानी कि अस्थियोलॉजी। अस्थियोलॉजी यानी कि अस्थियोलॉजी जो है वो है अस्थियों का अध्ययन, यानी कि हड्डियों का जिसमें जो है अध्ययन किया जाता है, उसको बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। इसके बाद आगे जोरेंटोलॉजी। जोरेंटोलॉजी यानी कि जीर्ण या वृद्ध या बूढ़ा होने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है जोरेंटोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखिए विटिकल्चर। विटिकल्चर है अंगूर से संबंधित, विटिकल्चर अंगूर से संबंधित है। ओलेरिकल्चर है, ओलेरिकल्चर है सब्जी के पौधे का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आगे अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर क्या है? तो इसमें जो है वृक्ष उत्पादन संबंधी जो है विज्ञान की एक शाखा है इसमें। इसके बाद आगे हर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान। इसके अंतर्गत देखिए उद्यान में तो काफी सारे जो है चीजों का अध्ययन किया जाता है। फल फूल, साग सब्जी वाले पौधे का अध्ययन किया जाता है, या बाग लगाना जो है वो उद्यान विज्ञान के ही अंतर्गत आता है इसमें। इसके बाद आगे कीट संवर्धन। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन है आपका कीटों की संख्या में वृद्धि करने वाला विज्ञान। जैसे कि देखिए केंचुए को पाला जाता है या वृद्धि की जाती है केंचुए को पालकर, तो उसको क्या बोला जाता है? कीट संवर्धन। इसके बाद आगे सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी क्या है? तो इसके अंतर्गत जो है सांपों के विषय में जो है जानकारी मिलती है, तो उसको बोला जाता है सर्पेटोलॉजी। देखिए क्वेश्चन आता है, देखिए सबसे ज्यादा जो सांपों की संख्या पाई जाती है वो पाई जाती है आपका ब्राजील में। आपका कहां पे? ब्राजील में। इसके बाद आगे तो ये क्या है? वंशागति या आनुवंशिकता और विचरण से संबंधित है। इसके बाद आगे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी है फल की खेती। पोमोलॉजी के अंतर्गत जो है फल की खेती होती है। और फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो है फूलों की खेती होती है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। इसके बाद एग्रोनॉमी। एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर आपका, यानी कि फसल होती है, तो इसमें जो है फसलों की खेती होती है। इसके बाद आगे एग्रोइस्टोलॉजी। घास से संबंधित जो है अध्ययन किया जाता है एग्रोइस्टोलॉजी के अंतर्गत आगे। और फ्रेंड्स देखिए आपको देखिए अगर फ्री सीट निकालना है तो आपको देखिए हिंदी, रीजनिंग और आपका 50 क्वेश्चन जो जीके के कंपलसरी, इन पे तो फोकस कर दीजिए। अगर आपने 150 क्वेश्चन पर ही फोकस कर दे तो आपका फ्री सीट जो है बहुत ही आसानी से मिल सकता है। और आपको पता है देखिए आप अपने ग्रुप में तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। फ्रेंड्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाए और जो है अपने सिलेबस पे फोकस करें, तो आपको आसानी से जो है वो आपका फ्री सीट निकल जाएगा। और जिसको कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, देखिए ग्रुप में किसी भी मेंबर से जो है कॉल कर सकते हैं या एडमिन पे कॉल कर सकते हैं। देखिए अगर आपको कोई किसी चीज को लेके कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आपका जो है वहां पे सॉल्यूशन मिलेगा। बट आप किसी भी कंफ्यूजन में न रहे। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है आपका बीएड से रिलेटेड, कोई सिलेबस से रिलेटेड या ग्रुप से रिलेटेड, तो आप जो है उसको जल्दी सोल्व कर ले, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। इसके बाद आगे आर्थोप्लास्टी। आर्थोप्लास्टी के अंतर्गत जो है ऑपरेशन में जो है
कुल्ले के जो जोड़ है उसका प्रतिस्थापन किया जाता है, कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन आर्थोप्लास्टी के अंतर्गत। इसके बाद आगे वर्मी कल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है, केंचुए का पालन किया जाता है वर्मी कल्चर के अंतर्गत, केंचुए का पालन। और देखिए आपको पता है, देखिए केंचुए को जो है किसान का मित्र भी बोला जाता है केंचुए को। इसके बाद आगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत है पौधे की आयु ज्ञात करने की विधि है, पौधे की आयु ज्ञात करने की विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी। आपको देखिए पता है, देखिए पौधे की जो आयु है वो ज्ञात कर सकते हैं वलियों के देखकर, उसके गोलों को देखकर भी जो है आयु ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आगे ये 3 शाखाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एपीकल्चर, सेरिकल्चर और पीसीकल्चर, यहीं से जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए क्या ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ए मधु सेरे मछली पीस, यानी कि एपीकल्चर मधुमक्खी से, सेरिकल्चर रेशम से, मछली से जो है पीसीकल्चर संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये जो है टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है फ्रेंड्स ये है हमारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स। यहां से भी क्वेश्चन आएगा, चाहे कोई सा भी ग्रुप हो, आपका ग्रुप में या कंपलसरी क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए यकृत को लीवर बोला जाता है और ये जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर। पित्त का निर्माण यही होता है, कहां पे होता है, पित्ताशय में होता है। तो यकृत या लीवर में ही होता है और वो भी कहां पे होता है, पित्ताशय में, पित्त का निर्माण। इसके बाद आगे औटु ग्रंथि, औटु ग्रंथि जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है औटु ग्रंथि। इसके बाद आगे पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। देखिए ये जो है विभिन्न नामों से जानी जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। ये कैसी ग्रंथि है, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को जो है ये संचालित करती है। इसका जो स्थान है वो है ब्रेन में, यानी कि आपका मस्तिष्क में ये होती है। इसीलिए देखिए सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पे ये है जो है उनको संचालित करती है और ये सभी ग्रंथियों की मास्टर होती है। इसके बाद आगे आयोडीन युक्त जो है कैसा हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन है। आयोडीन युक्त थायरोक्सिन हार्मोन है, एक अमीनो अम्ल है। पूछ लिया जाता है अमीनो अम्ल है कौन सा हार्मोन है, तो वो है आयोडीन। आपको पता है देखिए आयोडीन नमक उसमें क्या होता है, अम्ल से संबंधित होता है। इसके बाद इसका जो स्राव होता है वो होता है गले की थायराइड ग्रंथि से। कहां से होता है, इसका गले की थायराइड ग्रंथि से होता है। आयोडीन की कमी से देखिए एक थायराइड जो ग्रंथि है वो बढ़ जाती है, या गलगंड उसको बोला जाता है, गलगंड, या गला देखिए फूल जाता है उसमें, उसी को बोला जाता है थायराइड रोग इसमें। इसके बाद आगे क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है ये, स्त्री हार्मोन्स और पुरुष हार्मोन्स। तो देखिए आप स्त्री के हार्मोन्स याद कर लीजिए, उसके बाद आगे जो है आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए स्त्री हार्मोन्स कौन से हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कौन से हैं, 2 हार्मोन है, ये याद रखिए आप, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसके बाद आगे पुरुष के हार्मोन्स कौन से हैं, एड्रोलिन, टेस्टोस्टेरॉन और एडेस्टोनेडियन। तो इनमें से इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका एड्रोलिन, ड्रो और उडो। इसका जो अन्य नाम है वो है लडो और उडो हार्मोन। देखिए पुरुषों में होता है, और देखिए कोई देखिए लड़का वो यानी कि क्रोधी होता है, जल्दी लड़ाई झगड़े करता है, तो उसमें जो है एड्रोलिन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एड्रोलिन जो है इंपॉर्टेंट है और ये पुरुष हार्मोन्स है। क्रोध आना और हृदय गति का जो है बीपी का बढ़ जाना वो इसी की वजह से होता है। तो स्त्री हार्मोन्स कौन से हुए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसके बाद आप एड्रोलिन, टेस्टोस्टेरॉन, एडेनोनेडियन, तो ये क्या है, पुरुष हार्मोन्स है। इसके बाद आगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ये आपने जो है सुना होगा काफी बार, जो पशुओं को ये दिया जाता है। देखिए दूध निकालते समय कोई देखिए पशु देखिए गाय या भैंस नहीं देती, तो उसको देखिए इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे कि वो इंजेक्शन कौन सा होता है, उसमें हार्मोन्स होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ये देखिए महिलाओं में चुंबन से भी इसका जो है स्राव होता है। जिस समय देखिए बच्चे को दूध पिलाती है माता, तो उस समय भी इसका जो है स्राव होता है, या बच्चे को चुंबन करती है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कैसा है, फीमेल हार्मोन है ये भी। इसके बाद फेरोमोन हार्मोन कैसा है, तो ये साथी को आकर्षित करने वाली जो है गंध निकालता है, फेरोमोन हार्मोन। ये जो है सेक्सुअल हार्मोन भी माना जाता है। इसके बाद आगे इंसुलिन हार्मोन, यहां से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा फ्रेंड्स। देखिए इसका जो स्राव होता है वो होता है अग्नाशय की मिश्रित ग्रंथि से। अभी देखिए आपने यूपी पुलिस का एग्जाम देखा होगा अभी जो हुआ है हाल ही में, तो उसमें भी क्वेश्चन आया है। इसका देखिए कार्य क्या होता है, शुगर को कम करना। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है, शुगर को कम करना। इसके बाद आगे इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है शुगर या मधुमेह। मधुमेह को शुगर ही बोला जाता है। इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, रुधिर में जो है या ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। इसकी खोज किसने की थी, तो वो की थी बेंटिक ने। जो प्राप्त किया जाता है इंसुलिन हार्मोन, यो किया जाता है डहेलिया की जड़ से। आपका
इसमें उपस्थित धातु होती है वो होती है जिंक या जस्ता। इसके बाद आगे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये पूछ लिया जाता है। पादप हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पैसे पादप, पैसे 5। तो ये देखिए ट्रिक याद रखिए कि कौन कौन से, एजी आसाई। आपको देखिए पूछ लिया जाएगा पादप हार्मोन्स कितने, तो आप बताएंगे 5 हार्मोन्स है, एजी आसाई। ए से एथिलीन, जी से जिब्रेलिन, आ से ऑक्सिन और सा से साइटोकाइनिन और ए से हो गया यहाँ पे एबिसिक अम्ल। एथिलीन का प्रयोग जो है प्राकृतिक फलों को पकाने में किया जाता है। इसके बाद ऑक्सिन जो होती है खरपतवार नष्ट करता है, यानी कि जो खेतों में जो है घास जम जाती है उसको ये नष्ट करता है ऑक्सिन। इसमें देखिए अम्ल कौन सा पादप हार्मोन्स अम्ल है, तो ये एबिसिक अम्ल जो है यहाँ पे ये माना जाता है। कितने हैं पादप हार्मोन्स? 5 है, एजी आसाई। तो ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए आगे कुछ क्वेश्चन। पित्त का जो स्राव या निर्माण होता है वो होता है यकृत में। इसका जो संचय होता है इकट्ठा होता है तो ये होता है पित्ताशय में। इसका देखिए 15 से 22 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और लगभग ये 1.5 kg का होता है। इसके बाद आगे कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। किस किस का प्रयोग होता है? तो वो होता है एसिटिलीन और एथिलीन का, और ये गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला पादप हार्मोन्स है एथिलीन। इसके बाद हाइपोथैलेमस, ये भी क्वेश्चन आता है। हाइपोथैलेमस क्या है? भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु होता है। और ये कहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस? ये होता है ब्रेन या मस्तिष्क में आपका। इसके बाद फ्रेंड्स आगे ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन्स, ये मैंने अभी बता दिया, गाय भैंस को जो है वो लगाया जाता है। इसके बाद आगे इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय की लैंगरहैंस की जो है दीपिका की बीटा कोशिकाओं द्वारा। इसके बाद नसबंदी, नसबंदी होती है महिलाओं में होती है और पुरुषों में होती है। महिलाओं की जो नसबंदी होती है उसको बोला जाता है वैक्सेटोमी। क्या बोला जाता है उसको? वैक्सेटोमी। और जो पुरुषों की नसबंदी होती है उसे बोला जाता है साइकेडेमी। क्या बोला जाता है उसको? साइकेडेमी। फ्रेंड्स देखिए अब आगे जो है हमारा अगला यहाँ पे टॉपिक है मानव शरीर। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा पक्का, तो आप इसको भी एक बार जो है आराम से देख लीजिए। और ये पीडीएफ जो है फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पे ग्रुप में डाल दूंगा इसको। देखिए वयस्क मानव में जो हड्डी होती है वो होती है 206 पसलियों के जोड़े। आप याद रखिए हड्डी तो नहीं पूछी जाती ज़्यादा बार, तो पसलियों के जोड़े पूछ लिए जाते हैं। कितने होते हैं? होते हैं आपके 12 जोड़े। और फ्रेंड्स देखिए जैसे आप जो है मुझे सपोर्ट करें तो फ्रेंड्स आप ऐसे ही करते रहे तो मैं जो है आपको पूरा जो है कंप्लीट यहाँ पे जितना भी सिलेबस है मैं आपको कराने की पूरा कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स देखिए अगर कोई मुझे जो फ्रेंड्स मिल जाता है या टीचर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अगर कोई रीजनिंग पढ़ा सकता है तो मैं यहाँ पे जो है उनका वीडियो शूट करके जो है रीजनिंग को जो है कंप्लीट सिलेबस का करा के यहाँ पे वीडियो भी जल्दी से मैं डलवाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स देखिए जल में जो है शरीर में जल जो है कितने परसेंट होता है? वो होता है 65%। ये क्वेश्चन आ सकता है। और 65% जब जल है तो इसी कारण से जो है शरीर का अधिकतम भार जो है वो जल से ही बना होता है। इसके बाद आगे सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है शरीर की? तो ये होती है स्टेपीज नाम है उसका हड्डी का, और ये होती है कान में। कहाँ पे होती है? कान में होती है। इसके बाद सबसे बड़ी या भारी हड्डी कहाँ पे होती है? वो होती है फीमर, जांग वाली ठोस हड्डी। तो देखिए कई क्वेश्चन बन गए। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, कहाँ पे है? वो जांग में है। वो खोखली है, ठोस है, तो वो ठोस हड्डी है और वो ही शरीर की सबसे भारी हड्डी होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, एक दिन में मानव मूत्र लगभग करता कितना है? तो ये क्वेश्चन पिछली बार जो है यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। लगभग इसमें जो है 1.5 लीटर। इसमें 95% जो है वो जल होता है, जल। इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 6। अब देखिए पीएच मान को मैंने बताया था, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा तो वो अम्लीय प्रकृति का, जिसका पीएच मान 7 वो होता है उदासीन, और जिसका पीएच मान होता है 7 से अधिक वो होता है क्षारीय प्रकृति का। तो ये देखिए जो मूत्र होता है वो होता है अम्लीय प्रकृति का। और पीले रंग का देखिए, पीला रंग क्यों होता है? तो वो होता है यूरोक्रोम या यूरिया के कारण। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के जो है विखंडन से ये बनता है। सबसे जो है मजबूत मांसपेशी होती है शरीर में वो होती है जबड़े की। तो देखिए जबड़े से जो है वो ज़्यादा अखरोट या बादाम भी जो है उसको तोड़ सकते हैं। शरीर में ये सबसे मजबूत मांसपेशी मानी जाती है। इसके बाद सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है दांत में? तो वो होता है दंतवल्क। दंतवल्क जो दांतों को चमकीला बनाए रखता है। इसमें जो है कैल्शियम फास्फेट या CaSO3 होता है, कैल्शियम बाई कैल्शियम फास्फेट CaSO3। तो देखिए ये दंतवल्क होता क्या? देखिए यहाँ पे आपका जो सफेद चमकता है दांतों में उसको बोला जाता है दंतवल्क या इनामिल बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? दंतवल्क। इसी में एरो लगा लीजिए, इनामिल भी उसको बोला जाता है। इसके बाद देखिए जीवन काल में जो है कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है पिछली बार पूछा गया था। दांतों के प्रकार, दांत होते हैं 4 प्रकार के, करंतक, रदनक, चर्णवक और अग्रचर्णवक। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है करंतक का कार्य कैसे, करंतक कैसे
काटना और कुतरना, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद 2 नीले। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद 2 नीले। इसके बाद हृदय धड़कता कितनी बार है, तो 72 बार धड़कता है लगभग 1 मिनट में। इसके बाद एक दिन में अगर पूछा जाए तो ये लगभग 1 लाख बार ये धड़कता है। तो ये देखिए सीटेट में और बीटीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हृदय लगभग एक दिन में कितनी बार धड़कता है, तो 1 लाख बार। अब देखिए अगर आपको पता नहीं है तो आप काउंट करोगे वहां पे, और काउंटिंग में जो है आपका समय जो है सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने ये क्वेश्चन वहां पे ऐड कर दिया। इसके बाद हृदय कब आराम करता है, तो 2 धड़कनों के बीच जो है आराम करते हैं। हृदयघात या हार्ट अटैक के लक्षण क्या है? जी मिचलाना, तेज पसीना आना और सिरे में तेज दर्द होना। इसके बाद मानव की जो कलाई में जो है नाड़ी या नब्ज स्पंदन करती है, यहाँ पे धड़कती है, तो वो हृदय की गति के जो है बराबर धड़कती है। इसके बाद आगे हृदय स्पंदन एक विद्युत तरंग द्वारा उत्पन्न होती है हृदय में। इसके बाद नाखून काटते समय जो है दर्द नहीं होता है, कारण क्या है? तो देखिए नाखून जो है बाह्य कंकाल का हिस्सा है और मर्द कोशिकाओं द्वारा ये बना होता है अल्फा केराटिन से। देखिए बालों में और जो है आपका नाखून में जो है अल्फा केराटिन से बना होता है, तो इसमें देखिए रक्त का संचरण नहीं होता, इसीलिए जो है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। इसके बाद गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 और 23 जोड़े। आपका 46 संख्या होती है या 23 जोड़े। इसमें कमी या वृद्धि होने से जो है पागलपन हो जाता है मानव में, या मंगोलिक जड़ता उसको बोला जाता है। इसके बाद देखिए छिपकली में जो है गुणसूत्र नहीं होते, और लिंग का निर्धारण जो करती है छिपकली वो पर्यावरण के ताप से करती है। तो देखिए इसमें कोई गुणसूत्र नहीं होते छिपकली में। इसके बाद आगे रुधिर परिवहन तंत्र, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक संयोजी ऊतक है, कैसा है? तरल संयोजी ऊतक। रक्त वाहिनी में प्रवाहित होने वाला गाढ़ा चिपचिपा लाल रंग का एक द्रव्य जीवित ऊतक है। कैसा ऊतक है? एक जीवित ऊतक या संयोजी ऊतक। पीएच मान होता है देखिए इसका रक्त का 7.4, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। मनुष्य का रक्तचाप या बीपी होता है अधिकतम 120 और न्यूनतम होता है 80। इसके बाद आगे कार्य क्या है रक्त का? तो ये रक्त का जो कार्य है वो सारे शरीर में O2 यानी कि ऑक्सीजन पहुंचाने का होता है। इसके बाद ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए तो शरीर में तो क्या होती है, सांस की गति जो है वो बढ़ जाती है, सांस की गति। CO2 के कारण देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण CO ऑक्सीजन वहन की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। आपको पता है देखिए सबसे ज्यादा देखिए वाहन जो होते हैं गाड़ियां, उनसे जो कच्चा धुआं निकलता है उसमें जो ज्यादा मात्रा में होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। उसमें तो उसका जो है सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है मनुष्य पे, और ब्लड में जाके जो है उसको दिक्कत करता है उसमें। इसके बाद आगे CO2 की मात्रा अगर बढ़ जाए तो देखिए इसमें ब्लड में तो क्या होता है, जुभाई या आलकस आता है। देखिए आप जुभाई लेते हैं या आलकस आ जाता है तो आपकी जो है CO2 की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है आपके ब्लड में। और आप देखिए बहुत ही आप जुबाई लेते हैं, बहुत ही जोर से मुंह बाते, तो उसमें क्या होता है अब बहुत ही जो है ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो है उसके बाद आलकस थोड़ा खत्म हो जाता है। इसके बाद श्यानता का कारण रक्त की, तो रक्त में प्रोटीन है, इस वजह से जो है रक्त श्यान है। सबसे अधिक श्यान कौन सा होता है? रक्त या पानी। देखिए रक्त होता है, अब देखिए बोर्ड है यहाँ पे कोई भी, तो उस पर 2 बूंद डाल दीजिए आप, एक रक्त की और एक पानी की। तो सबसे पहले देखिए शांत कौन सी होगी उसमें, यानी कि तेजी से कौन सी निकल जाएगी? पानी की। और शांत बहुत ही शांत माहौल में कौन सी चलेगी? वो चलेगी रक्त की, धीमी धीमी। तो इसके बाद आगे हमारे शरीर का जो रक्त दबाव होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसके बाद रक्त में जो धातु होती है वो होती है लोहा, आयरन या आयरन। इसका जो सूत्र होता है वो होता है Fe, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद रक्त का जो शुद्धिकरण किया जाता है वो किया जाता है किडनी के द्वारा, और विधि होती है डायलिसिस। आपका देखिए किसी का जो है रक्त वो खराब हो जाता है तो उसमें जो है रक्त का जो शुद्ध करते हैं उसको डायलिसिस बोला जाता है। इसके बाद कभी कभी देखिए रक्त नहीं जमता, किसी मनुष्य में जो एक बीमारी हो जाती है रक्त नहीं जमता, तो वो किस कारण से? तो उसको हीपेरिन की कमी के कारण जो है वो रक्त नहीं जमता। इसके बाद रक्त होते हैं कितने प्रकार के? तो रक्त होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB और O। AB को बोला जाता है सर्वग्राही, O को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता। इनकी जो खोज की थी, रुधिर वर्ग की खोज वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। यहीं पे एक नोट्स और कर लीजिए, रक्त से रिलेटेड रुधिर परिसंचरण की खोज तो वो की थी विलियम हार्वे ने। इसके बाद आगे RBC या WBC। RBC हो गया रेड ब्लड सेल और WBC हो गया व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं। इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 20 से 120 दिन। और इनका देखिए इसका कार्य क्या होता है, WBC का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी PCS में
पूछा गया है और बीएड के एग्जाम में भी पिछली बार। देखिए प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है WBC। हीमोग्लोबिन किसके कारण लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। इसके बाद इसका जो WBC का व्यास होता है वो होता है 0.007 मिमी। इसके बाद जो RBC बनता है वो बनता है अस्थि मज्जा में। इसके बाद कब्रिस्तान जो है RBC नष्ट होता है तो ये होता है प्लीहा या तिल्ली में, और किसके मलेरिया के कारण जो है RBC जो है वो प्रभावित होता है। इसके बाद यहाँ पे ल्यूकेमिया, कणिका की अधिक मात्रा जो बढ़ जाती है उसको ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर कहते हैं इसमें WBC में। तो फ्रेंड्स देखिए लगभग जो यहाँ पे इसमें थोड़ा वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसमें केवल एक यहाँ पे टॉपिक्स रखते हैं और जल्दी से इसको खत्म करके सेकंड पार्ट में जो है अगली वीडियो में दे दूंगा। इसमें देखिए अनुवांशिकता क्वेश्चन आएगा, इसमें से भी अनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, इसने जो है मटर के पौधे पर जो है वंशागति के नियमों का प्रतिपादन करके जो इसमें 7 प्रकार के गुणों का जो है अध्ययन करके जो है उसने 3 नियम दिए थे। कौन से 3 नियम रख लीजिए इसको ट्रिक से, PPS यानी कि P से हो गया प्रभाविता का नियम, P से पृथक्करण का नियम और S से हो गया यहाँ पे स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो 3 नियम दिए मेंडल ने, PPS प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्ययन। इसका जो सिद्धांत आधारित है वो है लैंगिक जनन पर आधारित। और फ्रेंड्स देखिए जल्दी से जो है मैं कॉमर्स ग्रुप का देखिए इकोनॉमिक्स का लगभग 2 वीडियो डाल दूंगा, उस पर लगभग आपके क्वेश्चन जो आते हैं इकोनॉमिक्स से वो पूरा उसमें जो है कवर हो जाएगा। और देखिए अब जो है मैंने प्राचीन भारत करा दिया, तो उसमें मध्यकालीन और आधुनिक भारत को मैं जो है वो बहुत ही जल्दी खत्म कर दूंगा। उसके बाद आपको हिंदी भी करानी है और समय बचा तो फ्रेंड्स आपको रीजनिंग भी आपका। इसके बाद देखिए जीनोम चित्रण का संबंध किससे होता है, तो वो होता है जीन से। किसी भी जीव के DNA में जो है विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जो है वो जीनोम कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे जीवों के अनुवांशिक जो लक्षण संतान में पाए जाते हैं वो किसके द्वारा पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र के द्वारा। इसके बाद आगे जीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था जोहानसन ने। जीन के भीतर अनुक्रम का आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। ये भी क्वेश्चन जो है PCS में भी अभी पूछा गया था अब की बारी। DNA जो है जीन किसका भाग है, DNA का ही एक भाग है जीन, तो जीन DNA का ही एक भाग है। और फ्रेंड्स देखिए अपने पेपर देख लीजिए कंपलसरी और आपका ग्रुप वाला, तो ये क्वेश्चन आपको कोई भी ग्रुप हो तो पूरा का पूरा GS करना होता है आपको, बस थोड़ा सा अपने ग्रुप पे जो है ज़्यादा फोकस करिए। अगर आपने देखिए यहाँ पे अपना रीजनिंग, हिंदी और कंपलसरी 50 क्वेश्चन जीके पे फोकस कर दे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा फ्री सीट लेने से बिल्कुल। तो आप अपने ग्रुप में तो आप अच्छा कर सकते हैं सभी, कोई भी ग्रुप से हो। इसके बाद देखिए कुछ अनुवांशिक रोग पूछ लिए जाते हैं। हीमोफीलिया में देखिए अगर किसी व्यक्ति को जो है हीमोफीलिया रोग है और उसको चोट लग जाती है तो उसका जो है रक्त नहीं जमता और इस कारण से जो है ज़्यादा रक्त बहने के कारण जो है रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। इसके बाद आगे वर्णधनता या कलर ब्लाइंडनेस, देखिए आपको पता है देखिए इसमें जो है प्राथमिक रंग हरा, नीला, लाल जो है रोगी इनकी पहचान नहीं कर पाता, और कलर ब्लाइंडनेस का जो है ये टेस्ट होता है आपका वर्णधनता के लिए तो आपका रेलवे में, क्योंकि इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो है उस पर जो झंडी दिखाई जाए पूरा सिग्नल जो होता है लाल और ग्रीन तो उसमें डिपेंड होता है, और इसी वजह से वहाँ पे रोगी की पहचान की जाती है क्या इनको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। इसके बाद आपका पाउल सिंड्रोम या क्लीनेफेल्टर। पाउल सिंड्रोम क्या होता है, देखिए गुणसूत्र का गिरना या बढ़ना। तो पाउल सिंड्रोम या क्लीनेफेल्टर ये क्या है, ये भी एक अनुवांशिक रोग है या जन्मजात रोग है ये। तो फ्रेंड्स लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अगली वीडियो में जो टॉपिक्स बचे हैं लगभग 8-9 विटामिन से रिलेटेड या डार्विन से रिलेटेड आपका प्रकाश संश्लेषण, वो मैं उसमें जो है कवर कर दूंगा बहुत ही जल्दी से। फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स आप जो है केवल सपोर्ट करते रहे फ्रेंड्स, आपको मैं पूरा जो है सिलेबस आपको जल्दी से बहुत ही करा दूंगा।